जानकारी मुझे माननीय न्यायालय के द्वारा या पुलिस के द्वारा अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जब इतने मीडिया के लोग आकर के पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चार्जशीट हुआ है, ये हम मान लेते हैं। और इस बात को यदि हम मान लेते हैं कि चार्जशीट हुआ है तो हम बधाई देना चाहते हैं दिल्ली पुलिस को और धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को कि चार्जशीट हुआ है। कम से कम चार्जशीटेड हम हो गए हैं, देश में बहुत सारे लोग चार्जशीटेड हैं, लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि चूँकि हम जो है बहुत साधारण परिवार से हैं तो कोई मुंह उठा करके हमको देशद्रोही बोल दे रहा है। अमित शाह भी चार्जशीटेड हैं, खून के आरोपी हैं, कोई उनको खूनी नहीं लिख रहा है। अमित शाह खूनी, किसी टीवी चैनल को ये हिम्मत नहीं कि लिख दे कि अमित शाह खूनी, लेकिन कन्हैया के खिलाफ अभी बस चार्जशीट ही हुआ है तो देशद्रोही वो साबित हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि चार्जशीट आया है, पुलिस जो है इतने देर के बाद भी चार्जशीट की है, तब भी हम उसको बधाई देते हैं। हम सारा जो पॉलिटिकल प्रेशर और चुनाव के ठीक पहले चार्जशीट हुआ है, ये सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। हम ये भी नहीं काउंट करते हैं कि 90 दिन के भीतर चार्जशीट होना था। अब जब 90 दिन चुनाव का बचा है तब चार्जशीट हुआ है, हम ये भी नहीं बोल रहे। हम सिंपल इसमें ये बात बोल रहे हैं कि इतना देर होने के बावजूद यहाँ से भी पुलिस अपना सीरियसनेस दिखाए। अगर देश के खिलाफ कहीं कुछ बोला गया है तो पुलिस अपना सीरियसनेस दिखाए। सारे एविडेंस जो है वो कह रही है कि हम कलेक्ट कर लिए हैं, तो वो इस मामले में स्पीडी ट्रायल करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो भी गलत है उस गलत व्यक्ति को सजा दिया जाए। ये कॉन्फिडेंस हमको इसलिए है क्योंकि हम जेएनयू में पढ़े हैं, हम जेएनयू को जानते हैं, जेएनयू के रियलिटी से हम वाकिफ़ हैं। चार्जशीट का जो डिटेल है वो हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जो मुख्य बात ये कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम की जानकारी आपको थी और आप मौजूद थे जब ये ऑब्जेक्शन लेवल स्लोगन लगाए गए। अब इस दोनों बात को यदि सही मान लिया जाए, पहली बात तो ये है कि हम परमिटिंग अथॉरिटी नहीं हैं, हम परमिशन नहीं देते हैं, हमारे परमिशन से कोई कार्यक्रम नहीं होता है। दूसरी बात कि हमारे मौजूदगी में नारेबाजी लगाई गई, सपोज कीजिए, तब भी हमारे ऊपर सेडिशन का मामला नहीं बनता है। सेडिशन के अपने कानून हैं, सेडिशन का अपना तरीका है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें रूलिंग है। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा घर भी बेगूसराय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सेडिशन के मामले में कि सिर्फ बोलना सेडिशन नहीं होता है, उस इंसान का घर भी बेगूसराय ही था। केदारनाथ सिंह के मामले में ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का है। हम इस टेक्निकल डिटेल में भी नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ एक सिंपल बात कहना चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में जो बेसिक फैक्ट है उस बेसिक फैक्ट को छुपा करके प्रस्तुत किया जाता है, और उसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है। पॉलिटिकल मोटिवेशन ये है कि इस देश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया जाए, एक ऐसी फर्जी बहस खड़ा की जाए जिसमें जनता के असली सवाल गायब हो जाएं। और हमारा काम ये है कि हम असली सवालों को, असली मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के आए। तो आप मानते हैं कि जो चार्जशीट है वो गलत है, मतलब जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा है वो सारे के सारे फॉल्स हैं? देखिए, एलिगेशन क्या लगे हैं पहले ये तो पता चले। ऑलरेडी हमारे ऊपर पर थे, नारेबाजी हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, आप एक प्रेसिडेंट थे उस जेएनयू के, लेकिन आपने उसको रोकने के बजाय आपने प्रोवोक किया। यही एलिगेशन मेरे ऊपर 2 बार लगाया गया और 2 बार हम हाई कोर्ट से इस केस को जीत चुके हैं। ये 2 बार एलिगेशन कौन लगाया? जेएनयू की इंटरनल कमेटी ने ये एलिगेशन लगाया। और जो परमिशन देने की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। परमिशन देने का काम वाइस चांसलर और डीन ऑफ स्टूडेंट का है, लेकिन वाइस चांसलर और डीन ऑफ स्टूडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो तो आरएसएस और भाजपा के ही हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार उन लोगों ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करके जबरदस्ती मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम करने की कोशिश की, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब सेम तरह का चार्जेस, बिल्कुल वही स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट एक बार ऑलरेडी लिखा जा चुका है। जब हम पीएचडी सबमिट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारी पीएचडी रोकने के लिए और देश को ये मैसेज देने के लिए कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं, ये लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, हमारी पीएचडी को डिस्टर्ब करने के लिए 2 बार यही सेम चार्ज फ्रेम किया गया और 2 बार हम ये हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं। फिर ये चार्जशीट आया है। कुछ लोग तो इतनी खुशियां मना रहे हैं जैसे जजमेंट आ गया है। असली मसला ये है, भाजपा और उनके समर्थकों को बोलने के लिए कुछ पॉइंट मिल गया है, क्योंकि जब हम उनके प्रवक्ता को पब्लिकली जलील करते थे और पूछते थे कि चार्जशीट कहाँ है तो वो आसमान ताकने लगते थे। अब कम से कम वो ये कह सकेंगे चिल्ला चिल्ला करके कि चार्जशीट है, लेकिन चार्जशीट होना ये पहला स्टेप है। चार्जशीट के बाद चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल होगा, और इस पे हम स्पष्ट बात कह रहे हैं कि मोदी जी कम से कम एक देश हित का काम करके जाइए। अपनी पुलिस को बोलिए कि स्पीडी ट्रायल कराए कोर्ट से, दूध का दूध पानी का पानी हो, सही और गलत का निपटारा हो, और हम लोग साधारण लोग हैं,
झूठ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सच ही एक ऐसी चीज़ है जिसके रास्ते पे चल करके अपना जीवन जी सकते हैं। सच को आने में वक्त लग सकता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि सच सामने आएगा और ये जो झूठ बोलने वाले झूठों की सरकार है, इनका मुंह काला होगा। आप क्या उस समय वहाँ पर थे? मतलब इस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे या आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था? वहाँ पे देश विरोधी नारे लगे थे, अफजल को लेकर नारे लगे थे। वहाँ अगर हम होते तो अभी हम जेल में होते। हम परमानेंट बेल पे हैं। सेडिशन का जो एफआईआर किया गया है वो अननोन एफआईआर था। अननोन एफआईआर, बिना नाम के एफआईआर में मेरी गिरफ्तारी आनन फानन में कर दी गई, क्योंकि गृह मंत्री का बयान आया कि इन लोगों का संबंध हाफिज सईद से है। यह बात चार्जशीट में क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहा गया है पुलिस के द्वारा कि इन लड़कों का संबंध हाफिज सईद से है कि नहीं है? ये पूरी की पूरी जो है राजनीतिक स्टंटबाजी है। चुनाव से ठीक पहले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, उनको निशाना बनाने के लिए ये चार्जशीट का बहाना किया जा रहा है। लेकिन बतौर नागरिक संविधान पे और न्यायालय पे भरोसा करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि चार्जशीट हुआ है, स्वागत है। चार्जशीट के बाद जो है स्पीडी ट्रायल हो, चार्ज फ्रेम हो और स्टूडियो में मीडिया ट्रायल होने की जगह जो है जुडिशियल ट्रायल हो और सही गलत का निर्णय हो, ताकि हम भी सर उठा करके देश में जो हमारे खिलाफ माहौल बनाया गया है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। ये जो झूठ है उस झूठ का हमने नुकसान उठाया। आप चार्जशीट की बात कर रहे हैं, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि मेरे ऊपर आरोप है, मैं आरोपी हूं, इस बात का निर्णय कोर्ट करेगी, फिर कोर्ट परिसर में ही मेरे ऊपर जो है वकीलों के भेष में गुंडों ने हमला किया, उसके ऊपर कोई चार्जशीट क्यों नहीं हुआ है? ये सारी चीजें हम लोगों को पता है और यह जो सच्चाई है उसी का कॉन्फिडेंस है कि इस कॉन्फिडेंस से हम प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल कर रहे हैं। चलिए मान लेते आप नहीं थे, मतलब आपका कहना है कि आप इसमें कहीं नहीं थे, लेकिन जो और लोगों पे चार्जशीट किया गया है, 10 लोग ऐसे और हैं, तो क्या मतलब वो लोग भी निर्दोष हैं? क्योंकि आप उनके साथी रहे हैं, आपके साथ आप सड़कों पर देखे हैं, एक साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो लोग भी निर्दोष हैं? कौन 10 लोग हैं? नाम तो बताइए। मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 10 लोग और चार्जशीटेड कौन, है। हम कौन मेरे पास भी चार्जशीट आया नहीं है। जैसे आप हो गए, उमर खालिद हो गए, अनिर्बन हो गए, तो ऐसे और ये भी तो लोग 3 लोग ही हैं। हाँ। बाकी 7 लोग कौन हैं? तो और 7 लोग का चार्जशीट का जब आएगा तो हम भी पढ़ेंगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है कि 10 और लोग हैं, तो जब आ जाएगा तब हम बात करेंगे। कयासों के आधार पे क्या बात करेंगे? लेकिन क्या उमर खालिद भी निर्दोष है, अनिर्बन भी निर्दोष है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें केस का जो है, अगर आपको मेरिट डिमेरिट के डिटेल में जाना है तब आपको लीगल एक्सपर्ट से बात करना पड़ेगा, लेकिन ये मामला लीगल है ही नहीं। ये कम्प्लीटली जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामले में मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जेएनयू का कोई भी विद्यार्थी देश के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है। जेएनयू को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदनाम किया गया है कि जेएनयू उस वक्त इस देश में रोहित वेमुला के न्याय के लिए संघर्ष कर रहा था, जो विश्वविद्यालयों का फंड कट हुआ है, जो फीस वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा था, और देश के भीतर जो असहिष्णुता का माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही थी, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा था। जेएनयू के संघर्षों से घबरा करके इस सरकार ने एक पटकथा लिखी, जेएनयू को इस देश की जनता के सामने, आम जनता के सामने बदनाम करने का प्रयास किया। कुछ भी गलत नहीं हुआ आपकी नज़र में? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ जेएनयू में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो गलत है? देखिए, जेएनयू में मेरी मौजूदगी में, मेरी नज़र में कोई गलत चीज़ नहीं हुआ है। अगर मेरी मौजूदगी में, भले मैं प्रेसिडेंट रहूं या ना रहूं, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी अपने सामने में अगर गलत होगा तो उसको अपनी कैपेसिटी में रोकने का प्रयास करेंगे। और अगर हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आजकल गलत करने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर हैं, लोग मैस्केयर करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिनके ऊपर नरसंहार का आरोप हो, जिनके ऊपर खून का आरोप हो, वो देश के सबसे बड़े पार्टी के जो है मुखिया बन जाते हैं। तो ऐसे माहौल में बहुत ताकतवर लोग हैं गलत करने वाले, तो अपनी कैपेसिटी में हम कम से कम जो कानून से संबंधित लोग हैं, जो अथॉरिटी है, उसको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो जितना भी मैटर हुआ था इसको लेकर आपने सफर किया है, तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं पूरे बेगूसराय, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, चुनाव पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, ये बेगूसराय है, ये राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है। उनको पता है कि इस मिट्टी से राष्ट्रकवि पैदा होते हैं, राष्ट्रद्रोही पैदा नहीं होते हैं। उनको अपने नमक पे भरोसा है, उनको अपने खून पे भरोसा है, उनको अपनी संस्कृति पे भरोसा है। इसलिए बेगूसराय की जनता को गुमराह करने का इनका सारा प्रयास ऑलरेडी विफल हो चुका है, 3 साल पहले ही विफल हो चुका है। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं, नहीं कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, लोग तो ये सोच रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं। ये परसेप्शन की बात है। लोग सोच रहे हैं, भाजपा वाले सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं वो सोच रहे हैं, देश की जनता नहीं सोच रही है। अगर देश की जनता सोच रही होती तब तो प्रधानमंत्री को और पुलिस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी।
प्रॉब्लम यही है कि देश की जनता नहीं सोच रही है। अभी मैं सुन रहा था टीवी पे, तो भाजपा के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार को हीरो बना दिया। उनके तो पेट में दर्द ही इसी बात के लिए है कि गरीब परिवार का एक बच्चा हमारे सामने इतनी साहस से खड़ा होकर के बोल कैसे रहा है। इसको तो हमारा जूता साफ करना चाहिए, ये हमसे सवाल कैसे पूछ रहा है। उनका तो पूरा पेट का दर्द ही इसी बात के लिए है। तो चुनाव क्या महागठबंधन से लड़ने वाले हैं? बात हुई है कुछ? देखिए, चुनाव हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तय नहीं है, लेकिन इस देश की जनता का जो बुनियादी सवाल है उसके लिए हम लड़ेंगे। इस संबंध में हमने कह दिया कि 4 सीट के गीदड़ भवकी से कुछ नहीं होगा। आप उठा करके जेल में डाल दीजिए, तब भी हम यही सवाल पूछेंगे कि 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं आई, किसानों पे अत्याचार क्यों हो रहा है। जेल जाएंगे उसके बाद भी चुनाव लड़ेंगे? जेल जाने का फैसला मोदी जी नहीं कर सकते हैं। मतलब आप बोले नहीं कहीं भी कहीं भी रह करके, और आप देख लीजिए अपने हक और जानना चाहते हैं आप चुनाव लड़े, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार बेगूसराय में है, आप रह भी रहे, इससे पहले नहीं थे, तो क्या आप घूम भी रहे हैं क्षेत्र, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तय नहीं है, जिस दिन तय होगा इतनी ही ईमानदारी से जो है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हम लोगों को झूठ बोलने की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है झूठ बोलने। तेजस्वी यादव गए थे लखनऊ, मायावती को और अखिलेश को विश करके आए हैं, जो अलायंस हुई है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी अलायंस में शायद बिहार में लड़ेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं कह भी रहा हूँ कि 4 सीट जैसी चीज़ें, या फिर आपको जो है ये सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण जैसी जो चीज़ें हैं वो बहाना है। असल निशाना जो है वो 2019 का चुनाव है। ये जो महागठबंधन है उससे घबरा रहे हैं। जो ये 10% आरक्षण दिया, इसका विरोध करते हैं गरीबों को? नहीं, हम आपको बार बार ये बात कहते हैं कि इस देश के भीतर किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए, किसी भी कमजोर व्यक्ति के लिए, किसी भी सर्वसाधारण के लिए सरकार कोई प्रयास करती है उसका विरोध नहीं करते हैं। प्रिंसिपली इस चीज का विरोध नहीं करते। ये अच्छा चीज मानते हैं आपकी, ये जो आया है, जो स्वर्ण क्लास में, सवर्ण वर्ग में भी जो लोग गरीब हैं उनको भी थोड़ी सी आर्थिक मदद। सवर्ण वर्ग आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सवर्ण वर्ग, सामान्य वर्ग, ये जो है ये सामान्य वर्ग में भी जो गरीब है उनको आर्थिक मदद मिलेगी। देखिए, पहली तो बात, इसमें 2 पक्ष है। एक, जब यहाँ पे संविधान के भीतर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी तो आर्थिक चीजों को आधार नहीं बनाया गया था, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया था। वो जो संवैधानिक ढांचा है उसमें बुनियादी बदलाव किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस देश के भीतर गरीब लोग नहीं हैं और उनके गरीबी उन्मूलन के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, और सरकार जो है कोई अफर्मेटिव एक्शन लेती है, ये अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस सरकार की नीयत ही साफ नहीं हो उसकी नीति कहाँ से साफ होगी। एक अंतिम सवाल, अगर महागठबंधन में, क्योंकि कहा जा रहा है कि महागठबंधन यहाँ पे लड़ेगा, ठीक है, तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस हो या हम हो, ये सबसे पूछो, उन्होंने कहा कि ये हमारे नेता हैं, तो क्या कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं? देखिए, जनता जिसको नेता मानेंगे आप उसको कैसे नेता नहीं मानेंगे? हम कितना हम नहीं, आप अगर लड़ेंगे तो आप एक नेता है, एक पार्टी के ये है, तो क्या आप उनको नेता मानेंगे? हम नेता नहीं है, हम बेगूसराय के बेटा हैं। हम अपने आप को कभी नेता की कैटेगरी में नहीं डालते। हम बेटा हैं, हम बेटे की जिम्मेवारी ही निभाना चाहते हैं। नेता शब्द जो है इस देश में गाली बन चुका है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हमसे ये सीधा सीधा सवाल पूछेंगे कि महागठबंधन का कोई नेता होगा तो आप उसको नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जनता नेता मान रही है तो हम क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल नेता मानेंगे। बेहतर नेता मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार से? देखिए, नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे ये तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब पता चलेगा। ये जो राजनीति को इस तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका बन गया है, उस तरीके से हमको दिक्कत है। लेकिन अभी तक अगर आप संभावना जाहिर करें, आप ये पूछें कि संभावना क्या है, तो संभावना तो लगती है। यंग हैं, डायनेमिक हैं, नई चीज़ें बोलते हैं, नई बात बोलते हैं, तो एक बेहतर मुख्यमंत्री होने की संभावना तो जरूर है।